प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो सभी? सभी मस्त हो, तंदुरुस्त हो, हमेशा की तरह फिजिक्स पढ़ने के लिए उत्सुक हो? तो आइए प्यारे बच्चों, आपको एक नया चैप्टर सिखाने वाला हूं, इलेक्ट्रिक करंट, जिसका नाम है हमारे घर में बहुत ही ज्यादा, सबसे ज्यादा यूटिलाइज होने वाला एक कंपोनेंट है। इलेक्ट्रिक करंट पर आधारित हमारे घर पर इतने इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं, पंखा है, लाइट है, फ्रिज है, कूलर है, एसी है, प्रेस है, ना जाने कितने इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज करते हो, उनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट दौड़ती है। वो इलेक्ट्रिक करंट किस प्रकार दौड़ती है उसके बारे में आपने जाना था 9th क्लास में या 10th क्लास में, आपने डेफिनेशन पढ़ी थी फिजिक्स में, उसमें कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। पर बेटे उससे काम नहीं चलने वाला। वो चार्ज कैसे दौड़ता है, इलेक्ट्रॉन के अंदर उसका रास्ता किस प्रकार है, यानी ये वायर है, एक कंडक्टिंग वायर है, उसमें इलेक्ट्रॉन चलता कैसे, उछल कूद कैसे करता है, किस प्रकार वो चलता है, उसकी पूरी की पूरी चाल ढाल को हम समझने वाले हैं। तो आइए मेरे लाडलो, अब इस चैप्टर को हम अच्छे से, इलेक्ट्रिक करंट को हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या है बच्चों? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आपने डेफिनेशन पढ़ी है, करंट को आई से लिखा जाता है, और ये द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स डेल क्यू अपॉन डेल टी, यहाँ पर लिमिट लगा दी जाती है, डेल टी टेंस टू जीरो। तो यह आई कर किस में कन्वर्ट हो जाती है? किसी इंस्टेंट पर जो करंट फ्लो होती है वायर के अंदर, उसमें कन्वर्ट हो जाती है। एक बच्चों, एक नाम और सीखते हो, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी को जे से लिखा जाता है। इसकी जो डेफिनेशन क्या होती है, इसका फॉर्मूला होता है आई जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। और यदि इसको मैं डिफाइन करना चाहूं तो आप क्या कह सकते हो कि पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितनी करंट फ्लो होती है, वही क्या कहलाती है? करंट डेंसिटी मीन्स द फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ठीक है बच्चे, इसकी दोनों की यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट आपको मालूम है, एसआई यूनिट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसे एम्पियर से डिनोट किया जाएगा, इसकी डायमेंशन भी ए ही होती है। इसकी क्या होती है? करंट डेंसिटी की, करंट डेंसिटी की आई अपॉन ए है, तो आप इसको बोल सकते हो एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। और इसकी डायमेंशनल इक्वेशन क्या हो जाएगी? एम जीरो एल टू पावर माइनस टू टी टू पावर जीरो ए टू पावर वन। क्लियर है? इसके लिए ए टू पावर वन है। आइए बच्चों, ये तो थी बेसिक डेफिनेशन जो आपने छोटी क्लास में पढ़ी थी। अब ये आती कैसे है, कैसे हम इसको समझते हैं? तो सबसे पहले एक वायर बनाते हैं, और वायर कैसा है बच्चे? सिलेंड्रिकल, आप सभी जानते हैं। इस वायर की लेंथ मैं ले लेता हूं, सपोज इसकी लेंथ है एल, और इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ये ए है। ठीक है बच्चे, इसके अंदर से, यानी ये इसका सेंटर है, एक्सिस है। अब इसका एरिया मुझे मालूम पड़ गया, लेंथ मालूम पड़ गई। मुझे ऐसे लग रहा है कि सपोज यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां तक पहुंचने के लिए टाइम जो है डेल टी लग रहा है। ये क्या है? टाइम। मैं इसे मान के चलता हूं। और यहां पर इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे, आपको मालूम है कि ये क्या है? ये हमारे पास बहुत सारे यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन और बाउंड इलेक्ट्रॉन को पहले हम डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद में इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चे, सबसे पहले हम डिफाइन करें फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाउंड इलेक्ट्रॉन क्या होता है। देखिए, तो सबसे पहले मैं एक बात करूं, मटेरियल्स, टाइप ऑफ मटेरियल, टाइप्स ऑफ मटेरियल तो आप सभी जानते हैं।
जो एटम से और मॉलिक्यूल से मिलकर जो बना है उसे हम मटेरियल बोलते हैं। और मटेरियल होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर जो होता है उसमें सॉलिड जो मटेरियल है उसकी हम बात करना चाह रहे हैं। टाइप ऑफ मटेरियल्स बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी। बताइए बच्चे, बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी मटेरियल्स कितने टाइप के होते हैं? फेज के बेस पे तो हमने पढ़ा था, फेज के बेस पे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस दो स्टेट होती है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, वो वेरी लो टेम्परेचर पे होती है, वेरी हाई टेम्परेचर पे आयोनाइजेशन स्टेट जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा, जो आयनोस्फीयर के अंदर हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ प्रैक्टिकली हम लेबोरेटरी के अंदर भी ये सब कर सकते हैं। प्लाज्मा एक अपने आप में एक नई ब्रांच है फिजिक्स की, उसमें बहुत अच्छी स्टडी हम करते हैं। देखिए बेटे, यहाँ पर जो मटेरियल है बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी वो तीन प्रकार का है। एक होता है कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर, और तीसरा होता है बच्चे सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर हमारा जो इस चैप्टर के अंदर हमारा जो मोटिव रहेगा इसको समझना, कंडक्टर को समझना, क्योंकि हम जो करंट की बात करते हैं वो एक किससे दौड़ सकती है? वो कंडक्टर से ही दौड़ सकती है। हाँ, कुछ विशेष परिस्थिति के अंदर एक स्पेशल जो कंडीशन है, वो जो इंसुलेटर है इसमें से भी करंट दौड़ती है, इसमें से भी करंट दौड़ती है, तो उनकी दोनों की कंडीशंस अलग अलग है, तो उनको हम अलग अलग चैप्टर में स्टडी करेंगे। पर यहाँ हमारा जो मोटिव है वो सिर्फ कंडक्टर को समझना है। तो कंडक्टर, मेरे पास ये कंडक्टर है। अब ये कंडक्टर बना कैसे है? आप सभी जानते हैं, कोई भी मटेरियल वो बना कैसे? वो एटम से मिलकर बना है, छोटी से छोटी एंटिटी, जिसे सबसे पहले एटम बोला गया था, उसके बाद में उसके अंदर भी पार्टिकल के बारे में स्टडी आगे हो गई थी। पर कहने का मतलब है एंटिटी ऐसे बोलते हैं कि इसके रिपीटेशन से, एटम्स के रिपीटेशन से मैटर बनता है। अब ये मैटर जो है वो कंडक्टर कब कहलाएगा? यदि आपके पास एक ऐसा मैटर हो उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, तो यानी ऐसा मैटर जिसमें बहुत सारे एटम्स हो और उन एटम्स के अंदर आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर ऑर्बिट में बच्चे जो इलेक्ट्रॉन है, अब देखिए मैं पहले ऑर्बिट बनाता हूं और उसको फिर और अच्छे से समझने की हम कोशिश करते हैं। पहले हम बोर मॉडल की तरफ बढ़ते हैं। आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है, फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये अंदर न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के बाहर यहां कौन चक्कर लगाते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चे, ये इलेक्ट्रॉन है। इस आउटर, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इसमें चक्कर क्यों लगाता रहता है? आप सभी ने पढ़ा है, थ्री पोस्टुलेट्स है हमारे पास। ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव से, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। और यहां पर इस अट्रैक्शन फोर्स को बैलेंस करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, जो इसको बैलेंस कर देता है। तो ये लगातार चक्कर लगाते रहते हैं, जैसे अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती रहती है। यानी यहाँ पर वो एक पोस्टुलेट तो ये लगती है। दूसरी, यहाँ पर हम कहते हैं कि इसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाने की कोशिश करते। कहने का मतलब यहाँ पर एक अट्रैक्शन फोर्स है जिसे ये बंधे हुए हैं, बाउंडेड है। तो इस इलेक्ट्रॉन को प्यारे बच्चे हम नाम क्या देंगे? इस इलेक्ट्रॉन का नाम देंगे बाउंड इलेक्ट्रॉन। गौर से सुनिएगा, बाउंड इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि ये किससे बंधा हुआ है? ये नाभिक से बाउंडेड है। अब इस इलेक्ट्रॉन को यदि थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, आपको मालूम है कूलाम जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होता जाता है? कम होता जाता है। तो जैसे जैसे इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, मींस आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर न्यूक्लियस के कारण लगने वाला फोर्स क्या होता है? सबसे कम होता है। सबसे कम होता है मींस उसे उस न्यूक्लियस से दूर करने के लिए आपको बहुत कम एनर्जी की आवश्यकता है। सबसे कम एनर्जी किसको चाहिए? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, जिसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं बच्चे। तो उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, और वो थोड़ी सी एनर्जी रूम टेम्परेचर पर, टेम्परेचर से मिल जाती है। आप समझ लीजिएगा, 0 केल्विन टेम्परेचर एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। उससे ऊपर जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ता है तो आप ये समझ लीजिए कि किसी भी मैटर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी मिल चुकी है। हम ये समझते हैं कि हम रूम टेम्परेचर पे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन जैसे हमारी बॉडी के अंदर किसी ने स्पर्श किया, सेंसेशन, वो सेंसेशन हमारे दिमाग के अंदर वो सिग्नल गया, वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल गया। लेके कौन गया? उसका कैरियर कौन है बच्चे? उसका कैरियर है इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेके जा रहा है। यानी आप समझिए,
अब इस रूम टेम्परेचर पे एसी के अंदर आप बैठे हो, आपकी बॉडी काम कर रही है ना, आपको सेंसेशन फील हो रहा है, आपको सुनाई दे रहा है, आपको दिख रहा है, ये सारे के सारे, आपको स्पर्श होता है तो आपको फील होता है कि हाँ कोई स्पर्श कर। तो कहने का मतलब ये सारे के सारे जो सिग्नल्स आपके ब्रेन के पास पहुंच रहे हैं, पहुंचा कौन रहा है? इलेक्ट्रॉन। आप तो कहते हो इलेक्ट्रॉन तो बंधा रहता है किससे? न्यूक्लियस से। तो ये इलेक्ट्रॉन गया कैसे ब्रेन के पास? ये इलेक्ट्रॉन पहुंचा कैसे? आपके पैर में कांटा चुभा, आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में सिग्नल पहुंच गया, इतनी फास्ट पहुंच गया, आपको हाथों हाथी पेन होने लग गया। तो ये इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर के ऊपर इसके पास इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि आराम से क्या कर सकता है? अपने न्यूक्लियाई को त्याग सकता है, न्यूक्लियाई से दूरी बना सकता है। इस न्यूक्लियाई से दूर हो जाता है, दूर होकर ये बाहर खुली हवा की सांस लेता है और इस इलेक्ट्रॉन को हम अब कहने लगते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। यही है प्यारे बच्चे जो जो करंट का जिम्मेदार है। किसी भी मटेरियल के अंदर जो करंट फ्लो होता है यानी एनर्जी को जो कैरी करता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन करता है, न कि बाउंड इलेक्ट्रॉन करता है। तो अब इस फ्री इलेक्ट्रॉन की कहानी पढ़ने वाले हैं। यानी कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट इंसुलेटर्स वो मटेरियल होते हैं जिनमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। गौर करिएगा। और सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। फिर हम उसमें कुछ करते हैं, उसमें डोपिंग वगैरह करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, चार्ज कैरियर्स, वहां पर एक पॉजिटिव भी आता है जिसे हम होल बोलते हैं। वो सारी की सारी डिटेल हम ने जो अलग चैप्टर है उसके अंदर स्टडी करेंगे। कहने का मतलब कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। अब वो मटेरियल्स यानी कंडक्टर्स में एनर्जी कैरी करने वाले कौन से इलेक्ट्रॉन? बाउंड या फ्री? फ्री इलेक्ट्रॉन जो आउटर ऑर्बिट में होते हैं, थोड़ी सी एनर्जी गेन करते ही वहां से फ्री हो जाते हैं। बट एक ध्यान रखना, जैसे जैसे बच्चे ये मटेरियल है, ये एक पॉलीमर है, प्लास्टिक है, इसके अंदर कार्बन है तो कार्बन का आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या इसमें फ्री हो सकता है? नहीं, ये एक इंसुलेटर है। पर कॉपर के अंदर वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकता है, उसको जैसे ही एनर्जी मिली वो फ्री हो गया। पर क्या एक कॉपर वायर, सपोज ये कॉपर का वायर है, क्या वो इलेक्ट्रॉन यहां से आसमान हवा में आ सकता है? नहीं। ऐसा होता तो आप ये समझिएगा कि 11,000 वोल्टेज की लाइन है, उसके नीचे से आप गुजर रहे हो, आपको करंट लग सकता था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हवा में चला जाता। नहीं जाएगा बेटे, वो केवल उस वायर के अंदर घूमने के लिए फ्री है। जैसे कि आप अपने पिता से आप थोड़ा सा गुस्सा हो गए हो, आप नाराज हो गए हो, तो आप अपने मामा के जा सकते हो, बुआ के जा सकते हो। आप ऐसा थोड़ी देश छोड़ के जा सकते हो। देश को छोड़ के जाने के लिए आपको वीजा की आवश्यकता है, अरे पासपोर्ट चाहिए आपको, तो ऐसा नहीं कर सकते ना। आपकी एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते। तो कहने का मतलब आप स्कूल से घर जाते हो, घर से स्कूल जाते हो, तो वो भी आपकी एक बाउंड्री है, उसको आप लांग कर जा नहीं सकते। लक्ष्मण रेखा आपके लिए बनी हुई है। तो यहां पर भी इस इलेक्ट्रॉन के लिए एक लक्ष्मण रेखा ये है कि एक कॉपर का वायर है या किसी एल्यूमिनियम का वायर है, उस वायर को छोड़कर नहीं जाएगा, पर उस वायर में कहीं से कहीं जा सकता है। वो उसके लिए उतनी फ्रीडम उसको मिल जाती है, तो वहां पर उसके अंदर वो मुक्त रूप से घूमता रहता है। तो आइए बच्चे इसके बारे में हम और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं। आप यदि ये बनाना चाहते हो तो इसको बना लीजिए, और इसको डिफाइन करना चाहते हो तो कंडक्टर को ऐसे डिफाइन कर लीजिए, these materials are having a large number of free electrons so that electron can carry energy from one end to another end in a conducting wire। ठीक है, अब हम उसको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार हमारे एक कंडक्टिंग वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता है और वो करंट को कैरी करता है। बच्चों यहां पर मैं जैसे मैं इसी को मिटा देता हूं। बच्चों मेरे पास एक वायर है जिसकी लेंथ मैं L ले लेता हूं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन यहां से चलता है तो वो टेढ़ी मेढ़ी चाल चलता है, जिग मोशन चलता है। यहां से ये इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर इसको दूसरा इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, फिर टकराता है। इस प्रकार इसकी जो मोशन है वो जिग जैग मोशन होती है। ये मोशन मेरे प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं जिग जैग मोशन। पाथ कैसा है? जिगजैग पाथ है, और इस जिगजैग पाथ को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन ये एक कॉर्नर से दूसरे एज की तरफ बढ़ता है।
तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। सपोज ए स्मॉल एलिमेंट of a conducting wire has length small l and a cross sectional area क्रॉस सेक्शनल एरिया आप ये कह सकते हो इसकी मोटाई है ना। क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कैपिटल ए। लेट small n is the number density of free electrons, then number of electrons present in the small wire element आर क्या हो जाएगा बच्चे बताइए। देखो ये डेंसिटी है स्मॉल एन और इसमें क्या होगा, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं ना, इसको ऐसे बोल सकते हैं स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन वॉल्यूम नंबर अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम, इसमें चार्ज कौन कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा इस वायर का बताइए बच्चे। यदि एक सिलेंडर हो, सिलेंडर का ऊपर का सरफेस एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला एरिया दोनों इक्वल होंगे, तो ये एरिया दे रखा हो, इसकी लेंथ दे रखी हो, तो क्या करोगे डायरेक्ट ए इंटू एल। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चे, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम V इक्वल टू ए इंटू एल। ये कैपिटल V है, ध्यान रखिएगा, ए इंटू एल। तो क्या डेंसिटी को मैं किस प्रकार लिखूंगा, नंबर को, नंबर कैपिटल एन को किस प्रकार लिखूंगा, कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू वी। स्मॉल एन तो हमें इमेजिन कर रखा है और कैपिटल V कितना है, ए इंटू एल। ये इक्वेशन होगी एक। ठीक है, मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। हमने क्या पढ़ रखा है, since charge of an object is always quantized of any material is quantized, therefore चार्ज Q इज इक्वल टू, यहाँ डेल Q बोल दे, तो डेल Q इज इक्वल टू क्या बोल दूंगा बेटे, डेल Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज E। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना दे रखा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एन ए एल इंटू ई। डेल Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, एन ए एल इंटू। ये बात क्लियर है, चार्ज आ गया है, टाइम मुझे मालूम है, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन को पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है, डेल टी टाइम लग रहा है, तो करंट कितनी आ जाएगी बच्चे, करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देयरफॉर करंट आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज कितना है, स्मॉल एन ए एल ई। ये एल को आप डेल एल बोल दो तो बेटा ज़्यादा सही रहेगा, इसको डेल एल बोल देता हूँ, है ना। लेंथ को क्या बोलता हूँ, स्मॉल एलिमेंट को डेल एल बोल दो तो और बेहतर होगा, एन ए डेल एल, एन ए डेल एल। ठीक है, तो इसको स्मॉल एन को एन ए डेल एल अपॉन डेल टी, डेल एल अपॉन डेल टी एक साथ अलग कर लो, तो एन ए ई डेल एल अपॉन डेल टी। ये आ गया मेरे पास करंट।
अब आपको एक समझने वाली बात और अच्छे से समझनी है। यहां पर देखिए बेटे, यहां पर मैंने ये इलेक्ट्रॉन कब चला इधर उसके बारे में बात करनी है। सपोज मैंने यहां पर इसके ऊपर एक पोटेंशियल लगाया, तो पोटेंशियल लगाया तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा होगा। पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। सपोज पोटेंशियल मैंने V लगाया, ठीक है ना, तो पोटेंशियल V लगाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, हमने क्या पढ़ा था, V इक्वल टू E इंटू डी। यहां कितना, V इक्वल टू E इंटू L, इलेक्ट्रिक फील्ड लगे इसके ऊपर, इसको इक्वेशन 1 बोल, ठीक है। यानी अब इससे पहले जैसे एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है उसके बारे में भी हम इसको अच्छे से डिफाइन कर लेंगे। यानी स्टार्टिंग में जब बात करते हैं कि यहाँ पर कोई पोटेंशियल नहीं लगाया जाता है तो कोई करंट फ्लो नहीं होता। आप सभी को मालूम है, स्विच ऑन करोगे तभी पंखा चलेगा, स्विच ऑन नहीं करोगे तो पंखा नहीं चलेगा। तो स्विच ऑन करते ही इसमें से करंट दौड़ने लगती है। क्या इलेक्ट्रॉन तभी चलते हैं? स्विच ऑन करने के बाद ही इलेक्ट्रॉन चलते हैं? क्या पहले इलेक्ट्रॉन नहीं चलते? चलते हैं बेटे, चलते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन स्विच ऑन करो चाहे मत ही करो, इलेक्ट्रॉन चलेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन को एनर्जी अभी भी मिल रही है, पर वो एनर्जी उस पंखे को चलाने के लिए सफिशिएंट नहीं है। इलेक्ट्रॉन कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। रेंडमली वो क्या कर रहा है, जिगजैग मोशन में वो चल रहा है, पर वो एनर्जी कैरी नहीं कर रहा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। उसकी एवरेज वेलोसिटी 0 है। इस कंडीशन में हम बात करें तो इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चे, इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। पर जैसे ही इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है वो एक डायरेक्शन में क्या हो जाता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। सपोज इलेक्ट्रॉन ये यहाँ था, अब इसको मैंने इस डायरेक्शन में क्या कर दिया, यहाँ से थोड़ा सा इसको घसीट लिया, घसीट कर ड्रिफ्ट करके मैंने इसको यहाँ ले आया। फिर यहाँ से जब वो यहाँ मूव कर रहा था तो वो यहाँ न होकर अब कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन अपने पहले वाली जो ट्रेजेक्ट्री है उसको फॉलो ना करके अब थोड़ी आगे वाली ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता जा रहा है। इस प्रकार उसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाती है। पहले वाली कंडीशन में पहले उसकी एवरेज वेलोसिटी 0 थी, पर अब उसकी एवरेज वेलोसिटी 0 नहीं है। अब इसकी एवरेज वेलोसिटी 0 नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। तो आगे मैं डिफाइन भी कर देता हूँ। पहले यहाँ पर देखो, ये जो वेलोसिटी है इसको मैं क्या बोल दूंगा, देखो डेल एल अपॉन डेल टी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी। तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ एन ए ई वी डी। तो ये फॉर्मूला क्या आएगा मेरे पास, करंट का आ गया। देखो बच्चे, मैं यहाँ पर आपको पहले वेलोसिटी बता देता हूँ। वेलोसिटी कौन सी, एवरेज इन ए कंडक्टर in the absence of external field, external is always 0। क्यों 0 होता है, बिकॉज the velocity components cancel to each other, but in the presence of external field, electrons are drifted in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होंगे, वो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होंगे, घसीटे जाएंगे। जिस प्रकार एक कुत्ता, उस कुत्ते को आप पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हो, वो आपकी बात नहीं मानना चाहता, उसको आपको क्या करना पड़ता है, ड्रिफ्ट करना पड़ता है, उसको घसीटना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी उस इलेक्ट्रॉन को घसीटना पड़ता है, एक डायरेक्शन में उसको ले जाना पड़ता है, तभी वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी कैरी करता है, अदरवाइज नहीं करता। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्विच
ऑन करना पड़ता है जिससे वो उस पंखे की तरफ ड्रिफ्टेड हो, जिससे वो पंखा चल सके, उसको एनर्जी मिल सके। तो ये कहानी होती है उस वेलोसिटी को सॉरी उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहां पर आप बोल सकते हो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बच्चे, 0। इसको इक्वेशन बोल दो, ये इक्वेशन है मेरे पास, तो इसको इक्वेशन बोल दिया मैंने 1। अब यहां पर जो वेलोसिटी है, यानी यहां वाली जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, v एवरेज जो है अब वो क्या बन जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, डेल एल अपॉन डेल टी, यानी जितना डिस्प्लेस होगी उतनी ही उसकी क्या हो जाएगी, पर यूनिट टाइम डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी आ जाएगी, उसे बोलेंगे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब बच्चे, अब मैं क्या करना चाहता हूं, अब द डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम डेरिवेशन हम करने वाले हैं, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आप सभी ने पढ़ा है, V इक्वल टू क्या होता है बच्चे, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, आप सभी जानते हैं। एक आप ये भी जानते होंगे, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये भी पढ़ा है ना आपने, ये दोनों चीजें आती हैं अपने, ठीक है। अब ये वायर्ड जो हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। सपोज उसकी लेंथ, एक वायर की लेंथ एल हो और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हो, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो क्या है, रेजिस्टिविटी, यहाँ रो क्या है बच्चे, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और ये क्या है, रेजिस्टेंस, ये लेंथ, एरिया, इन सभी पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये आपने पढ़ा है ओम्स लॉ से, ओम सर ने बताया था कि किसी भी वायर के हम ऊपर जब पोटेंशियल लगाते हैं, एक बैटरी कनेक्ट करते हैं, तो उसके अंदर एक करंट फ्लो होती है, उस करंट की जो वैल्यू होती है वो इस पोटेंशियल पर डिपेंड करती है। यानी पोटेंशियल आपने बहुत ज्यादा लगाया तो करंट की वैल्यू भी ज्यादा होगी, पोटेंशियल कम होगा तो करंट की वैल्यू कम होगी। ये ओम सर ने एक लो दिया था, उसके अकॉर्डिंग इन दोनों को आपस में हमें मर्ज करना है और एक नया लो हमारे पास निकल के आ रहा है जो मटेरियल की प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। तो यहाँ इस आर को वहां पर पुट कर दीजिए बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ by putting the values of equation 2 into 1, क्या बन जाएगा, V इक्वल टू आई आर, क्या हो जाएगा बच्चे, रो, आर की जगह हो जाएगा रो एल अपॉन ए। हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है बच्चे V इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस, किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू जितनी डिस्टेंस पर आपने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया। अभी आपने बैटरी कनेक्ट किया तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है इस एल लेंथ के ऊपर, एल लेंथ पर यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है E और इसकी लेंथ एल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हो रहा है, V। तो ये हम जानते हैं, इसको हम यहां पर पुट कर दें तो क्या बन जाएगा, 4 को 3 में पुट करने पर क्या बन जाएगा, E इंटू एल इज इक्वल टू आई रो एल अपॉन ए, एल से एल कट गया तो बच्चे क्या आ गया, E इज इक्वल टू आई रो अपॉन ए। आप सभी जानते हैं, अभी पढ़ के आए जस्ट हम, आई अपॉन ए क्या होता है बच्चे, आई अपॉन ए होता है जे, तो E इज इक्वल टू जे रो, यही तो है, E इज इक्वल टू जे इंटू रो। ये है ओम्स लॉ जो मटेरियल की प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। ऐसे ही इस रो को हम जानते हैं, सिग्मा कंडक्टिविटी 1 अपॉन रो होती है, तो इस रो की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन सिग्मा, तो 1 अपॉन सिग्मा लिख दूंगा तो E क्या बन जाएगा बेटे, जे अपॉन सिग्मा, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। इस प्रकार हम ओम्स लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इसको और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आपको थोड़ा थोड़ा तो आभास होने लग गया होगा बच्चे कि हम उस वायर के अंदर स्टडी कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार डांस करता हुआ चल रहा होगा,
किस प्रकार वो ड्रिफ्ट करता है। एक पालतू जानवर को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं तो उसको इस रस्सी के सहारे घसीटना पड़ता है, नहीं तो वो नहीं जाएगा। उसको मनाना पड़ता है, मनाकर फिर उसे घसीटना पड़ता है, नहीं तो वो वहां से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, एनर्जी कैरी कराने के लिए उसके ऊपर हमें कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो वहां से ड्रिफ्ट करता है। तब उसकी जो वेलोसिटी है वो हमें मिलती है और उस वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। Drift velocity is the velocity of the electron when the potential difference is applied across the wire, conducting wire. Then electron have a certain value of velocity which is called drift velocity. और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो होती है। तो उसके बारे में हमने जाना। हमने ये भी जाना कि जो करंट होती है उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से किस प्रकार एक रिलेशन होता है। यदि आपसे पूछ ले कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो बच्चे ये आपको ये करके आना है I = NeAVD। इसका पोर्शन क्या होगा, सबसे पहले आपको एक वायर लेना है L लेंथ का, उसके अंदर हम उसके दोनों कॉर्नर्स पर हम एक बैटरी कनेक्ट करेंगे, उसके द्वारा पोटेंशियल लगाएंगे V और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सपोज हम A ले लेते हैं। और इसके अंदर हम मान लेते हैं कि एक कंडक्टिंग वायर है, तो इसके अंदर जो चार्ज कैरियर डेंसिटी वो स्मॉल n है। तो स्मॉल n है, इसका वॉल्यूम जो है A × L हो जाएगा, A × L हो जाएगा। तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ, सबसे पहला मेरा मकसद क्या है, करंट निकालना है तो मुझे चार्ज निकालना है, चार्ज निकालना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्योंकि चार्ज कैरी करने वाला कौन है यहाँ पर, चार्ज का कैरियर केवल इलेक्ट्रॉन है। ध्यान रखिएगा, जो हमारे पास सेमीकंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और होल दोनों है, पर यहाँ पर हमारे पास केवल और केवल क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज कैरी कर रहा है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमें नंबर डेंसिटी से निकालना पड़ेगा। नंबर डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ वॉल्यूम, नंबर अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो नंबर डेंसिटी क्या है, स्मॉल n इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, वॉल्यूम आप सभी जानते हैं सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम क्या होगा, A × L हो जाएगा। तो NA ΔL लिया तो ΔL आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार हमारे पास ये एक वॉल्यूम का फॉर्मूला आ जाएगा A ΔL। तो इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, यदि उस चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, मिनिमम 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। E पुट कर दिया तो हम समझ गए कि वही चार्ज की बात कर रहा है। N × V, N की वैल्यू पुट कर दी, NA ΔL × E। अब मेरे पास चार्ज आ गया, मुझे क्या निकालना है, करंट। करंट के लिए क्या करूंगा, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम करते हैं बच्चे, क्या आ जाएगा, NA ΔL अपॉन ΔT इंटू E। ΔL अपॉन ΔT क्या हो जाएगा बच्चे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो उसकी वेलोसिटी आई, उस वेलोसिटी को हमने नाम क्या दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ΔL अपॉन ΔT क्या कहलाता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये क्या बन गया, VD। तो ये करंट का मेरे पास रिलेशन आ गया, I = NeAVD। इस प्रकार हम करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन निकाल सकते हैं। आइए मैं आपको एक छोटा सा और सिखा देता हूं। चलिए, हमने ओम्स लॉ पढ़ लिया है, J = σE। इस रिलेशन को भी आप नाम दे दीजिए, है ना। तो ये यहाँ पर इसका इक्वेशन आप यहाँ पर बोलना चाहे तो इसको बोल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इसको 4 बोल दिया है, 1 2 3 4, इसको 5 बोल देता हूँ। ठीक है, यहाँ सीक्वेंस थोड़ा इस प्रकार है, भी ध्यान रखिएगा इस चीज का। इसके बाद ये, इसके बाद में ये, यहाँ से ये, इसके बाद ये है, और इसके बाद में ये जगह मिली उस हिसाब से मैंने इसको लिख दिया। आप थोड़ा सा नोट करें तब ध्यान रखना, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब देखो बच्चे, अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ और मैं आपके बीच में रिलेशन लेके आना चाहता हूँ, डेरिवेशन ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का जो डेरिवेशन है वो किस प्रकार होगा, देखिए I = बेटे हमने क्या पढ़ा है, NeAVD। यहाँ मैं नया इक्वेशन डाल देता हूँ जिससे, क्योंकि अपने लार्ज नंबर ऑफ इक्वेशंस हो जाएंगी। हमने ये भी पढ़ा है ओम्स लॉ से, J = σE, पढ़ा है ना अभी। तो बेटे मैं क्या करता हूँ, इस पहली वाली इक्वेशन में J बनाने की कोशिश करता हूँ जिससे मेरे पास सिग्मा आ जाए। समझ रहे हो आप बात को, देखिए। तो पहली इक्वेशन में, सिंस इस पहली इक्वेशन को
पहली इक्वेशन को देखो, इसको मैं थोड़ा बाद में लिखने की कोशिश करता हूँ जिससे सिस्टमेटिक हो जाए। इस ए को नीचे ले आता हूँ, आई अपॉन ए क्या हो जाएगा बच्चे, आई अपॉन ए हो जाएगा एन ए वी डी। अब वी डी इक्वल टू क्या होता है, सिंस वी डी इक्वल टू होता है म्यू इंटू ई, ठीक है, वी डी इक्वल टू होता है म्यू इंटू ई। इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, इसको इक्वेशन बोल देता हूँ 2, इसको बोल देता हूँ 3, 3 को पुट कर दिया मैंने बच्चे 2 में, तो क्या बन गई बताइए, आई अपॉन ए को बेटे ये भी तो बोल सकते हैं जे, ठीक है, तो जे वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, इस वीडी को यहां पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा एन ई म्यू ई, हो गया, ठीक है, एन ई म्यू ई। जे इज इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है, आप सभी जानते हैं अभी फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ जे इज वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर, 5 और 4 दोनों का कंपैरिजन कर दो तो क्या बढ़ जाएगा, सिग्मा ई इज इक्वल टू एन ई म्यू ई। बताइए बेटे कोई ऐसा डाउट है क्या जो आप नहीं कर सकते, सिग्मा क्या बन गया, एन ई म्यू, यही तो है कंडक्टिविटी, यही तो है कंडक्टिविटी, एन ई म्यू, ठीक है। कंडक्टिविटी का उल्टा क्या होता है बच्चे, रो होता है, इसलिए इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन एन ई म्यू। कल हम ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी की बात करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी यानी रेजिस्टिविटी कैसे आती है, कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं, कैसे इसका डेरिवेशन निकालते हैं, उसके बारे में हम कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया।